हेलो, नमस्कार, आदाब। वेलकम है आप सभी का आर्या एकेडमी के परिवार में। तो आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग संस्कृत के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। संस्कृत के लिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है आपका 2025-26 सेशन में, इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद संस्कृत के लिए बेस्ट बुक कौन सी होगी, इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे और आपके स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ये कहें कि आज का ये जो वीडियो है आप सबके लिए बहुत खास है, तो आप लोग जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न पे कि आपका एग्ज़ाम कैसे पूछा जाता है। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि संस्कृत का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है, यानी कि संस्कृत का जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है। यानी कुल मिलाकर ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो जितना क्वेश्चन है सब मिलाकर के आपके 100 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 मार्क्स का पेपर होगा आपका, सिंपली अगर कहें तो संस्कृत का जो एग्ज़ाम होता है ये 2 सेक्शन में होता है, एक ऑब्जेक्टिव सेक्शन और एक सब्जेक्टिव सेक्शन। ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो प्रश्न रहते हैं 100, जिसमें से 50 प्रश्नों के जवाब देने होते हैं। और ये 100 प्रश्न कहाँ से आएंगे, तो ये 100 प्रश्न जो है आपके बुक और ग्रामर दोनों से मिला करके आएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बुक से जो क्वेश्चन है 40 से 45 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं आपको परीक्षा में। ग्रामर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन बुक से ज़्यादा ग्रामर से पूछे जाते हैं। 55 से 60 प्रश्न जो हैं आपके ग्रामर से सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पे आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ग्रामर जो है आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ज़्यादा फोकस आपको ग्रामर पे ही करना है। इसके बाद हम बात करेंगे सब्जेक्टिव की, क्योंकि यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव में आप लोग का हो गया। ऑब्जेक्टिव आपके प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी और आपको 50 के जवाब देने होंगे। और ऑब्जेक्टिव एक एक नंबर का होता है तो 50 नंबर यहाँ से हो गए। अब हम लोग सब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। सब्जेक्टिव में आपका सबसे पहले अपठित गद्यांश पूछा जाएगा जो कि 13 मार्क्स का होता है। अब 13 मार्क्स कैसे होंगे, तो ये आपके अपठित गद्यांश वाले जो प्रश्न आएंगे ये 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 प्रश्नों के आप लोग को जवाब देना है। यानी 4 अपठित गद्यांश जो है आपके पेपर में दिए रहेंगे और उसमें से किन्हीं 2 अपठित गद्यांश का जवाब आप लोग को देना है। यानी 2 अपठित गद्यांश आपको सॉल्व करने होंगे। इसके बाद आइए अनुच्छेद। अनुच्छेद भी आपका पूछा जाता है। जैसे हम लोग हिंदी में निबंध लिखते हैं ठीक उसी प्रकार संस्कृत में अनुच्छेद पूछा जाता है। आप लोग को ध्यान रखना है कि कम से कम आपका जो अनुच्छेद है वो कम से कम 7 लाइन का होना चाहिए, क्योंकि 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन है तो कम से कम 7 लाइन में आपका आंसर होना ही चाहिए। अब आपको जिस टॉपिक पे याद है उस टॉपिक पे आपको अनुच्छेद लिखना है। वहाँ पे टॉपिक्स भी दिए रहते हैं, उसमें से किसी एक पर चूज करके आपको अनुच्छेद लिखना होता है। इसके बाद हम पत्र लेखन की बात करें तो पत्र लेखन भी आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। 4 पत्र लेखन जो हैं आपके प्रश्न में दिए रहेंगे, जिसमें से 2 का आप लोग को जवाब देना है। यानी कि 2 पत्र आपको लिखने होंगे। 4 पत्र आपको लिखने के लिए बोला जाएगा, जिसमें से 2 पत्र आपको लिखना होगा। अगर आप 1 पत्र लिखते हैं तो आपको मिलेगा 4 अंक, तो 2 पत्र आपको बनाने हैं तो आपको मिल जाएंगे 8 नंबर। यानी कि 8 नंबर का ये जो होता है पत्र लेखन होता है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं अनुवाद की, तो अनुवाद भी बहुत सिंपल है और हालांकि अनुवाद आसान होता है। बहुत सारे छात्र अनुवाद बना करके 6 नंबर हासिल कर लेते हैं। तो अनुवाद आपके लिए ज़्यादा हार्ड नहीं होने वाला है। अनुवाद बस वही होते हैं जो हर साल रिपीट होते रहे, हर साल रिपीट होते रहते हैं। तो वही सब अनुवाद आपके पूछे जाएंगे, बस आपको अभ्यास कर लेना है घर पे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न के। तो लघु उत्तरीय प्रश्न जो है आपके प्रश्नों की संख्या 16 होगी और आपको जवाब देने होंगे 8 के। और प्रत्येक प्रश्न जो है आपका 2 अंक का होगा। तो लघु उत्तरीय प्रश्न भी आपके 16 नंबर के हो जाते हैं। और सबसे मज़े की बात ये है कि जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे संस्कृत में जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे सभी के सभी हिंदी में पूछे जाएंगे। कैसे पूछे जाएंगे, तो हिंदी में पूछे जाएंगे। अब आप लोग को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न है तो ये भी हिंदी में पूछा जाएगा और आपको जवाब भी हिंदी में ही देना है। तो समझ के चलिए कि जैसे आपने हिंदी का पेपर दिया है ठीक उसी प्रकार एक और हिंदी का है जो कि संस्कृत नाम से पूछा जाएगा। ठीक है, संस्कृत बस नाम ही है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपके हिंदी में ही पूछे जाएंगे और हिंदी में ही जवाब देना है। तो इसे हम लोग हिंदी कहें तो कोई गलत नहीं होगा।
इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि संस्कृत की अगर हम बुक की बात करें तो संस्कृत में 2 किताबें चलती हैं। संस्कृत में कितनी किताबें चलती हैं? संस्कृत में 2 किताबें चलती हैं। तो 2 किताबों में पहले किताब का नाम है पीयूषम। पहले का नाम है पीयूषम। तो पीयूषम किताब को ही आपको पढ़ना है, क्योंकि सेकंड बुक से क्वेश्चन आपके परीक्षा में नहीं बनते हैं और सेकंड बुक पढ़ना भी नहीं होता है। तो आपको ज़्यादा फोकस रखना है पहले ही बुक पे, जिसका नाम है पीयूषम। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपके बुक से अगर पूछे जाते हैं तो इसी बुक से क्वेश्चन बनेंगे। अगर हम ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में सिंपली जो हमेशा चलता रहा है, 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा है, 10th में भी आप लोग को वही पढ़ना है। वर्ण है, संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, इसके बाद लकार है, शब्द रूप, धातु रूप, यही सब पढ़ने होते हैं। अंत में जो है अनुवाद कैसे बनाना है, इसको हम लोग सीख लेंगे। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि अपठित गद्यांश को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, क्या उसका तरीका होता है। इसके बाद पत्र लेखन भी अपन लोग सीखेंगे। तो जितना जो है ग्रामर में जितना मेन टॉपिक है, सारे टॉपिक का वीडियो इस चैनल पे आप लोग को मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि यदि हमें पीयूषम बुक पढ़ना है तो पीयूषम बुक में कितने चैप्टर हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं। तो आइए देख लेते हैं एक नज़र यहाँ पे। सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है मंगलम। मंगलम का मतलब होता है कल्याणकारी या फिर शुभ। तो मंगलम चैप्टर में आपके 5 मंत्र दिए होते हैं, वही 5 मंत्र आप लोग को पढ़ने हैं। अगर हम बात करते हैं पाटलिपुत्र वैभवम की, तो ये दूसरा पार्ट है आपका। और पाटलिपुत्र वैभवम में सिंपली आपको पटना के बारे में ही पढ़ना है। हालांकि पटना के बारे में आप लोग वैसे भी जानते होंगे, तो इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बस पटना के बारे में ही पढ़ना है। पटना अच्छा है, पटना। तीसरे नंबर पे आपका है आलस कथा। तो ये आपका एक कहानी है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। आप जब पढ़ोगे तो बहुत ही मज़ा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में, क्योंकि आलसियों की कहानी है, बहुत मज़ा आने वाला है। चौथा चैप्टर जो है संस्कृत साहित्य लेखिका, यानी संस्कृत साहित्य में लेखिकाएं भी हैं, उन लेखिकाओं के बारे में हम लोग को पढ़ना है। पाँचवें चैप्टर की अगर हम बात करें तो भारत महिमा। तो भारत महिमा नाम से आप लोग को पता चल रहा है कि भारत की महिमा के बारे में पढ़ना है। वैसे भी हम लोग भारत में रहते हैं तो भारत के बारे में तो जानते ही हैं हम लोग बहुत कुछ। तो उसी भारत के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है, थोड़ी बहुत जानकारी लेनी है। और इसके बाद छठा चैप्टर है भारतीय संस्कारा। हम लोग भारतीय हैं तो हम भारतीयों के क्या संस्कार होते हैं, क्या संस्कार होने चाहिए, तो यही जो है इस चैप्टर में बताया गया है, वो हम लोग को पढ़ना है। सातवां चैप्टर है नीति श्लोका। नीति से संबंधित कुछ श्लोक दिए हैं और उसी श्लोक को हम लोग को पढ़ना है। तो यहाँ पे ये आपके 7 चैप्टर हो गए। इसके बाद जो है 8वां चैप्टर आता है कर्मवीर कथा। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया गया है जो कि अपने कर्म से वीर बने हैं, कर्म करके वीर बने हैं। तो उस व्यक्ति के बारे में हम लोग को पढ़ना है 8वें चैप्टर में। 9वां चैप्टर जो है आपका स्वामी दयानंद। तो स्वामी दयानंद एक महान व्यक्ति थे, उन्होंने समाज के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। तो स्वामी दयानंद के बारे में भी हम लोग को कुछ जानकारी होनी चाहिए, जो कि इस चैप्टर में दिया गया है जानकारी के लिए, तो हम लोग को पढ़ना होगा। 10वां चैप्टर आपका मंदाकिनी वर्णनम। तो मंदाकिनी वर्णनम का मतलब ये है कि जो मंदाकिनी नाम है ना, ये गंगा नदी का नाम है। और ये नाम कहाँ पे है, तो चित्रकूट पर्वत के पास में जब गंगा नदी बहती है तो वहाँ पे इसका नाम मंदाकिनी हो जाता है। तो सिंपल से अगर हम कहें तो गंगा नदी के बारे में ही पढ़ना है हम लोग को। 11वां पाठ है व्याघ्र पथिक कथा, यानी कि बाघ और पथिक की कहानी है। पथिक का मतलब राहगीर होता है। तो एक राहगीर और एक बाघ की क्या कहानी है, बहुत मज़ेदार कहानी है, बहुत मज़ा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में। इसके बाद है 12वां चैप्टर आपका कर्णस्य दानवीरता। कर्ण को हम लोग दानवीर कहते हैं, क्यों कहते हैं, कर्ण की दानवीरता क्या है, इस चैप्टर में बताया गया है। तो 12वें चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कर्णस्य दानवीरता के बारे में। 13वां चैप्टर है विश्व शांति, यानी पूरे विश्व में अशांति ही अशांति नज़र आ रही है, कैसे अशांति फैली हुई है और कैसे उसको ख़त्म किया जा सकता है, यानी पूरे विश्व में शांति कैसे स्थापित किया जाए, इसके बारे में बताया गया है। अंतिम चैप्टर आपका है शास्त्रकारा, यानी कि अपने शास्त्र कितने हैं, शास्त्रों का रचयिता कौन है, किस शास्त्र की रचना किसने की, यही सब बातें बताई गई हैं। यानी पूरी तरह से अगर हम कहें तो अंतिम चैप्टर जो है शास्त्रों के बारे में ही पढ़ना है। तो इस तरीके से आपके 14 चैप्टर संस्कृत में हैं और 14 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। अगर ये 14 चैप्टर आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर इसके बाद थोड़ा बहुत ग्रामर से हम लोग को हेल्प मिल जाएगा और आप लोग का जो स्कोर है पहुंच जाएगा 95 प्लस।
तो इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग को थोड़ा सा एफर्ट लगाना है, थोड़ा सा मेहनत करना है, और बाकी के हम हैं, जब हम साथ हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग का स्कोर 95 हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा।